तो कल हम लोग पढ़े थे क्या, सड़क परिवहन के अंतर्गत हमने स्टार्ट किया था हाँ नेशनल हाईवे। आज उसी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो कल याद किए थे नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 19, उसके सिटीज के नाम बताना चालू करो। चलो, नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से केप कमोरिन कन्याकुमारी, बोलो। श्रीनगर, बनिहाल, पुलवामा, बोलते जाओ बोलते जाओ। श्रीनगर, बनिहाल, पुलवामा, जम्मू, कठुआ, पठानकोट, कालानौर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, मछीवाड़, सरहिंद, पटियाला, अंबाला, तराइन, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, वृंदावन, मथुरा, सिकंदरा, आगरा, मुरैना, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, शिवनी, फिर पेंच मध्य प्रदेश, पेंच महाराष्ट्र, नागपुर, वर्धा, आदिलाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, कुरनूल, अनंतपुर। मैं तुम्हारे लिए एक सेकंड वेट कर लो, मैं तुम्हारे लिए ना कम से कम स्टेट का नाम डिस्कस करता हूं, है ना। देख लो, ये हमारा देश है भारत, ये आपका है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, और ये है अफगानिस्तान। यहां आगे जाओगे तो ये है ईरान। क्या है ये? ईरान। इन दोनों देशों को टच करता है। ये आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, अक्साई चीन। ये आपका है जम्मू कश्मीर, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये आपका है पंजाब, ये आपका है पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये आपका है मध्य प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश। ये है राजस्थान, गुजरात। यहां पर है छत्तीसगढ़, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ये आपका है मध्य प्रदेश। ये है उत्तर प्रदेश। यहां पर है बिहार, झारखंड। ये आपका है उड़ीसा। क्या है ये? उड़ीसा। ये आपका है मध्य प्रदेश। ये आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और ये आपका है तेलंगाना। ये आपका है सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। मतलब मोटा मोटी आपको स्टेट का नाम अभी याद तो नहीं हुआ होगा, लेकिन एक आर्किटेक्चर समझ आएगा कि हाँ ये स्टेट है ना। कुछ नाम तो हमको याद भी है वैसे बचपन से। तो ये हमारा है देश भारत। हमने कल की क्लास में चालू किया था नेशनल हाईवे। क्या चालू किया था? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे भारत में कुल नेशनल हाईवे की संख्या है 599, जिसकी कुल लंबाई है भारत में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है 1,40,152 किलोमीटर, 1,40,152 किलोमीटर। यह हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 44, जिसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 966B, जिसकी लंबाई है महज 6 किलोमीटर। ये सब हम लोग कल डिस्कस कर लिए हैं, ताकि आपको थोड़ा विकास से जोड़ना है, रिदम में जोड़ना है, तो थोड़ा बात बता देता हूं। देखिए, चलो, तो कल का नेशनल हाईवे 44 बढ़ो। हाँ बोल दो, फिर से बोल दो। श्रीनगर, बनिहाल, पुलवामा, जम्मू, कठुआ, पठानकोट, कालानौर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना,
मच्छीवाड़ सरहिंद पटियाला अम्बाला नारायण कुरुक्षेत्र करनाल पानीपत दिल्ली फरीदाबाद पलवल फिर मथुरा वृंदावन मथुरा सिकंदरा आगरा फिर मुरैना ग्वालियर दतिया झांसी सागर नरसिंहपुर शिवनी पेंच मध्य प्रदेश पेंच महाराष्ट्र नागपुर वर्धा आदिलाबाद सिकंदराबाद हैदराबाद कुर्नूल अनंतपुर बेंगलुरु मदुरई सेलम कन्याकुमारी। वेरी नाइस। इसके बाद हमने चालू किया था नेशनल हाईवे 19, बोलिए। नेशनल हाईवे 19 आगरा से कलकत्ते हैं। आगरा के बाद आगरा के बाद इटावा के बाद कानपुर के बाद प्रयागराज इसको ऑन करो, इसको ऑन करो। प्रयागराज के बाद कौशाम्बी के बाद बक्सर चौसा। ठीक, वेरी नाइस। मतलब 19 को हमने कंप्लीट नहीं किया था, तो बढ़ेंगे। देखो एक शॉर्ट रिवीजन, सिटी के नाम मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अल्फाबेट लिखूंगा, है ना, तो एक रिवीजन मिल जाएगा। और कल की क्लास को मैं रिवीजन ले रहा हूं, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है, एक फ्रेमवर्क बैठाओ, फिर बाद में उसको याद कर लेंगे। देखो नेशनल हाईवे 44 ये आपका आएगा श्रीनगर से कैप कमोरिन कन्याकुमारी, ये आपका है नेशनल हाईवे 40। नेशनल, अरे कल राजस्थान में ही घुस आए थे क्या यार? नहीं सर, धौलपुर है ना। यहां कुर्नूल, ये देखो ये आपका है नेशनल हाईवे 44। ठीक, ये पकड़ना है श्रीनगर। क्या है ये? श्रीनगर। सोर्स का नाम लिख रहा हूं पूरा, ये आपका है श्रीनगर से ये रास्ता गया है, पूरा नेशनल हाईवे गया है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी कैप कमोरिन कन्याकुमारी, कैप कमोरिन कन्याकुमारी तक, ये हमारा है नेशनल हाईवे 44। क्या है ये? नेशनल हाईवे 44, जिसमें हमने क्या क्या शहर डिस्कस किया था। देखो श्रीनगर, बनिहाल, पुलवामा, जम्मू, कठुआ, पठानकोट, क्या है ये? पठानकोट, कालानौर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मच्छीवाड़, सरहिंद, पटियाला और अंबाला। आया समझ? देखो मच्छीवाड़ दिमाग में बैठ गया ना कि भैया यहां पर हुमायूं का युद्ध हुआ है तातर खां और नसीब खां के साथ, है ना। फिर सरहिंद में युद्ध हुआ है हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूर। ये आपका पकड़ना है तराइन, कुरुक्षेत्र, ये आपका है करनाल, सीधा ले लो पानीपत, और ये है दिल्ली। क्या है ये? दिल्ली। इसके बाद सीधा पकड़ना है फरीदाबाद और पलवल। यहां पर है वृंदावन, मथुरा, सिकंदरा, आगरा। क्या है? आगरा। ठीक, ये है आगरा, ए फॉर आगरा। सीधा इधर आना है धौलपुर, ये आपका है धौलपुर, राजस्थान में धौलपुर। ये आपका पकड़ना है मुरैना, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। सीधा इधर आएंगे उत्तर प्रदेश में फिर से, तो ये आपका है झांसी, ये आपका है झांसी। ये पकड़ना है सागर। क्या है ये? सागर, नरसिंहपुर, शिवनी, पेंच महाराष्ट्र, पेंच मध्य प्रदेश, पेंच महाराष्ट्र। ये आपका है नागपुर, ये है वर्धा, ये आपका है आदिलाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद। ठीक, ये आपका है कुर्नूल, मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, ये आपका है अनंतपुर, ये आपका है बेंगलुरु, ये आपका है बेंगलुरु। ये आपका पकड़ना है सीधा सेलम, मदुरई, और ये है कन्याकुमारी। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, फिर से सुन लो।
जैसे मान लो यहां पर अगर ऐतिहासिक महत्व लोगे कालानौर, तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी 27 जनवरी 1556 में दिल्ली में, शेर मंडल पुस्तकालय से धाड़ से गिर पड़ा और मर गया। तो इसकी बीबी हमीदा बानो बेगम और हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में बनाया गया हुमायूं का मकबरा। जिस समय ये मरा था हुमायूं, उस समय कालानौर पंजाब में बैरम खां के नेतृत्व में अकबर अफगानों के साथ युद्ध लड़ रहा था। ठीक, ये आपका पकड़ना है कपूरथला, इसके बाद सीधा पकड़ना है जालंधर। जालंधर में युद्ध हुआ है, जालंधर का युद्ध 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में, 1606 ईस्वी के समय में भारत के सम्राट थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। देखो, बाबर का शासनकाल रहा है 1526 से लेकर 1530 तक। हुमायूं का शासनकाल रहा है 1530 से लेकर 1540 तक। इस बीच सूर्यवंश का शासन आ जाता है 1540 से लेकर 1555। इस बीच मुगल साम्राज्य का शासन भारतवर्ष में नहीं रहता है। 1540 से 1555 भारतवर्ष में सूर्यवंश का शासन रहता है, जिसमें से सूर्यवंश के संस्थापक रहते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ये देखो, शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ है यहां पर हुआ है, पंजाब में हुआ है, ऐसा समझ, पंजाब में। और इनका जो पढ़ाई हुआ है ये हुआ है जौनपुर में, पंजाब के बजवाड़ा, पंजाब के बजवाड़ा में जन्म हुआ है किसका? शेरशाह सूरी का। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शेरशाह सूरी की शिक्षा हुई है। और शेरशाह सूरी के जो पापा थे, पिताजी हसन खां, कौन? हसन खां। वो यहां पर सासाराम में है, बिहार में एक जगह है सासाराम, सासाराम के जमींदार थे। क्या थे? जमींदार। मतलब यहां शासक कोई रहा होगा, अफगान शासक। तो बिहार में अफगान शासक थे बहार खां लोहानी। कौन? बहार खां लोहानी। ये हमेशा बाहर जाके लोहा लेते थे, इसलिए इसका नाम क्या है? बहार खां लोहानी। बिहार के अफगान शासक थे बहार खां लोहानी। इन्हीं के शासन में हसन खां थे जमींदार, और इन्हीं का बेटा था फरीद खां। हसन खां का बेटा सासाराम बिहार के जमींदार हसन खां का सुपुत्र था फरीद खां, और शासक थे बहार खां लोहानी। एक बार बहार खां लोहानी को पता चला कि ये फरीद खां बहुत वीर योद्धा बालक है, बालक था, वीर योद्धा बालक है। तो बुलवाए अपने दरबार में, आओ बेटा, और एक शेर को छोड़ दिए और इसको एक तलवार पकड़ा दिए। ये बालक डरा नहीं, भागा नहीं। तलवार, फरीद खां तलवार की एक वार से बहार खां लोहानी के समक्ष उस शेर को काट दिया। शेर तड़फड़ खत्म। तो उसके बाद बहार खां लोहानी, बिहार का अफगान शासक, इस बालक फरीद खां को शेर खां की उपाधि देता है, शेर खां की उपाधि देता है। बाद में यही बालक शेर खां, फरीद खां, शेर खां, चौसा के युद्ध में, बिहार में यहां पर है चौसा, चौसा के युद्ध में 1500, 1600, 1539, इसके एक साल पहले 1539 में चौसा के युद्ध, गंगा नदी के तट पर युद्ध में हराता है हुमायूं को। किसको? हुमायूं को। और शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ओरिजिनल नाम फरीद खां, उपाधि शेर खां। और ये खुद 1539 चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण करता है। तो इतिहास में इसको हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। आया समझ? ये है जालंधर। जालंधर में पहुंच रहा हूं ना, जालंधर तक पहुंचना है, इसलिए मैं उसको पहले देखा कि बैकग्राउंड कितना लेना है, तो इतना ले लिया। कहां पहुंचना है? जालंधर का युद्ध सर। ठीक है। अब थोड़ा शेर शाह सूरी को बता रहा हूं तो बता दूं क्या? शेर शाह सूरी को बता रहा हूं तो थोड़ा बहुत बता दूं क्या? शेर शाह सूरी
1540 में बनता है शासक। शेरशाह सूरी क्या बनता है? 1540 में बनता है शासक। और शेरशाह सूरी के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए। उसमें से एक युद्ध होता है इसका 1540 से 1555 में। शेरशाह सूरी का शासनकाल रहता है महज 5 वर्ष। 1540 से लेकर 1545 तक ही रहता है, 1545 तक रहता है। शेरशाह सूरी अपने जीवन काल में 3 युद्ध लड़ा है, जिसमें से तीसरा युद्ध होता है उसका 1545 में कालिंजर में। यह है मध्य प्रदेश में, यहां पर है कालिंजर। क्या है? कालिंजर के रीवा के शासक थे वीर सिंह बुंदेला। रीवा के शासक वीर सिंह बुंदेला। तो रीवा के शासक, शेरशाह सूरी तो दिल्ली में बैठा हुआ है, कल कहानी बता दिया था इन लोग को। शेरशाह सूरी दिल्ली में बैठा है 1540 से। तो रीवा के शासक वीर सिंह बुंदेला को बोला शेरशाह सूरी कि बेटा आत्मसमर्पण कर दे और हर साल मुझे क्या दे? टैक्स। वीर सिंह बुंदेला ने बोला नहीं भाई, मैं कोई टैक्स देने वाला नहीं हूं। ये भाग कर आ गया कहां? रीवा से आ गया कालिंजर। और कालिंजर के शासक किरात सिंह उसको क्या दे दिया? पनाह। क्या दे दिया? पनाह दे दिया। अब पनाह दे दिया तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन शेरशाह सूरी पूरी सेना लेके आया, कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर दिया। चारों तरफ से घेर दिया कि बेटा आज नहीं तो कल तो निकलेगा ही, तेरा राशन आज ना कल तो खत्म होगा ही। घेर दिया। शेरशाह सूरी अपने साथ लेकर गया था उक्का नामक तोप। हुक्का पियो, हुक्का। हाँ नहीं बोलना है। हुक्का पीते हुए देखे हो? हाँ। हुक्का हुक्का से ह को हटा दो तो क्या हो गया? उक्का। उक्का ऐसा समझ। उक्का नामक तोप लेके गया था। कुछ इतिहासकार इस तोप को हुक्का तोप भी बोलते हैं। तो हुक्का तोप या उक्का तोप लेके गया था, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है उक्का तोप। इतिहासकार इसको क्या बोल देते हैं? हुक्का। अपने साथ एक हुक्का तोप या उक्का तोप लेके गया था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी बोला कि एक काम करो बेटा, पहला वार मैं ही करता हूं किले के दीवार में, कालिंजर के किले के दीवार में। और पहला वार किया, खुद ही ऐसे जलाया, धाए से बारूद निकला, किले के दीवार से टकराया और बारूद का गोला रिटर्न वापस आ गया। अभी भाई 90 डिग्री से चलाया था, थोड़ा सा तो एंगल का डिफरेंस ले ले भाई कि 60 डिग्री से चलाऊंगा तो 60 डिग्री में उधर फेंक आएगा। ये 90 डिग्री में मारा और 90 डिग्री में वापस आ गया। और यहीं रखा हुआ था बारूद का गोला, नहीं आया, वो रिटर्न आया आग का गोला और बारूद के गोले में गिर गया। ब्लास्ट। शेरशाह सूरी कहानी खत्म। नहीं तो ये शेरशाह सूरी अगर जीवित रहता तो वापस कभी हुमायूं भारत नहीं आता। समझ रहे हो? यह है कहानी शेरशाह सूरी की। मेरे को जाना कहां है यार? इसको छोड़ते हैं, जालंधर पहुंचते हैं। 1555 में फिर से भारत का शासक बन जाता है हुमायूं। तो हुमायूं का यह पहला शासनकाल और यह हुमायूं का दूसरा शासनकाल 1555 से लेकर 1501 साल 56 गिर जाता है ना शेरमंडल पुस्तकालय से। फिर 1556 से लेकर शासक बनता है 1605 तक अकबर। अकबर के बाद 1605 से लेकर 1627 तक इसका बेटा जहांगीर। जहांगीर जैसी शासक बनता है ना तो जहांगीर का बेटा रहता है, जहांगीर का बेटा रहता है खुसरो। कौन? खुसरो। अरे वो अलग है यार, वो तो साहित्यकार है। अमीर खुसरो अलग आदमी है। जहांगीर का बेटा रहता है कौन? खुसरो। और जहांगीर का एक बेटा रहता है खुर्रम। यही खुर्रम बाद में कहलाएगा शाहजहां। आया समझ? तो खुसरो बड़ा रहता है। तो जैसे जहांगीर शासक बनता है, खुसरो बोलता है मैं शासक बनूंगा, अपने बाप को हटाने की कोशिश करता है। समझ में आया? तो विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। वैसे भी देखो 1556 से 1605 तक क्या है? शासक कौन है? अकबर है। अकबर शासक है। जैसे मैं हूं अकबर, मैं शासक हूं। अपने बेटे को, जो बेटे को मेरे बाद शासक बनाना है, उसको उत्तराधिकारी घोषित पहले से लोग कर देते हैं और उसका दरबार अपने एक जगह लगता है। जैसे बड़े बड़े मामले मैं देखूंगा और छोटे मोटे मामले वो देखेगा। नहीं आया समझ? समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं ना कहीं इसके शासनकाल में एक दरबार तो जहांगीर का भी लगता ही था। अब जहांगीर हाँ यहां पर अब औपचारिक रूप से पूरे भारतवर्ष का सम्राट बन जाता है 1605 से लेकर 1627 तक। तो खुसरो
बाप बैठा, खुसरो बोला पापा मैं बैठूंगा गद्दी पर, और 1606 में क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है अपने बाप के ही खिलाफ। खुसरो किसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ। तो जहांगीर बोलता है इसको निपटाओ, और खुसरो दिल्ली से भाग कर आ जाता है जालंधर। कहा जाता है, जालंधर। और जालंधर में एक जगह है गोइंदवाल। गोइंदवाल, गोइंदवाल में मुलाकात होती है खुसरो की सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव से। तो अर्जुन देव उनको देते हैं संरक्षण। अब अर्जुन देव भी बाय डिफॉल्ट किसके दुश्मन हो गए, जहांगीर के। तो अब इस प्रकार से जालंधर में एक जगह है भैरावल, जालंधर में एक जगह है भैरावल। तो 1606 में खुसरो और जहांगीर की तरफ से खुर्रम, जो आज का बनेगा शाहजहां, इनके बीच युद्ध होता है। नहीं आया, खुसरो और खुर्रम के बीच। खुर्रम मतलब शाहजहां, और खुर्रम खुसरो को गिरफ्तार करता है, हराता है और गिरफ्तार करता है, लेके आ जाता है दिल्ली। अब बचा कौन, अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव किसको पनाह दिए थे, खुसरो को, तो उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, उनको भी, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, तो जहांगीर मारना आंसर। क्या मारना है, जहांगीर। प्रश्न पूछता है, हालांकि ये सब थोड़ा सा क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्रश्न बनता नहीं है, पूछने में भी पूछने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां पर हुआ था जालंधर का युद्ध या भैरावल का युद्ध 1606 में, इसके एक साल बाद 1606 में खुसरो और खुर्रम के बीच। और उसके बाद खुसरो को गिरफ्तार करता है खुर्रम और लेके आता है दिल्ली। दिल्ली के बाद लाता है बुरहानपुर, और बुरहानपुर में उसको कैद कर दिया जाता है जेल में, और वहीं पर बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। बाकी सबको तो काफी कल डिस्कस कर लिया था। बेंगलुरु के बारे में ये जान लो कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, बेंगलुरु। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 15 अगस्त। अच्छा, इसरो की स्थापना तो हुई है, देखा जाए तो इसरो की स्थापना हुई है 72 में। कब, 72 में। देखो यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखना है, बस ये इसरो जान लो, ये हो गया, कहानी खत्म। ठीक। वैसे भारत में स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चालू हो गया था 15 अगस्त 1959 से। 1959 से आया समझ। चलिए, इधर और तो बहुत सारा डिस्कस कर ही लिए थे, कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम लोग कल चालू किए थे, फिर इसके बाद आगरा से लेकर कलकत्ता तक ये है नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 19, ये आपका है नेशनल हाईवे 19। देखो, नेशनल हाईवे 19 आएगा आगरा से लेकर सीधा कोलकाता। कोलकाता का ही प्राचीन नाम है, पुराना नाम है कलकत्ता। कोलकाता, ध्यान दीजिएगा। ये पकड़ना है आगरा, आगरा से सीधा चलना है इटावा, आगरा के बाद इटावा, इटावा के बाद सीधा कानपुर, कानपुर के बाद पकड़ना है प्रयागराज इलाहाबाद, ये पकड़ना है कौशाम्बी। क्या है, कौशाम्बी। कौशाम्बी के बाद दोहरिया, क्या है, दोहरिया। ये है सारनाथ, वाराणसी, वाराणसी, ये है सारनाथ। और यहां पकड़ना है आपका चुनारगढ़। क्या है, चुनारगढ़। ये आपका है आगरा, आगरा के बाद है इटावा, इटावा के बाद कानपुर, कानपुर, चौराहों का शहर कानपुर। इटावा में ना यमुना नदी से आकर मिलती है आपकी ये चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। आया समझ, कौन सी नदी, चंबल नदी। फिर इसके बाद है प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज का ही पुराना नाम है इलाहाबाद, इलाहाबाद, और प्राचीन नाम है प्रयाग। उसके बाद है कौशाम्बी, कौशाम्बी। फिर उसके बाद वाराणसी, पहले दोहरिया लेंगे, दोहरिया। उसके बाद वाराणसी,
सारनाथ, चुनारगढ़। थोड़ा सा और ले लेता हूं, उसके बाद यहां के इतिहास को निपटाता हूं। ये आपका पकड़ना है चौसा, चुनारगढ़ के बाद गंगा नदी के तट पर पड़ता है चौसा। नदी और ये भी पढ़ाऊंगा ना तो पूरा आर्किटेक्चर क्लियर हो जाएगा। चौसा, चौसा के बाद ये आपका पकड़ना है बक्सर, चौसा के बाद बक्सर, बक्सर के बाद सीधा पकड़ लो सासाराम। हाँ, आप बिंदास कॉल लीजिए। चौसा, बक्सर, सासाराम, इसके बाद सीधा पकड़ना है गया। क्या है? गया। ये पकड़ना है चौसा, चौसा के बाद बक्सर, चौसा के बाद बक्सर, बक्सर के बाद सासाराम। यही सासाराम के जमींदार थे कौन? हसन खान, उसी का बेटा फरीद खान, शेर शाह सूरी। इसके बाद गया। देखो फिर आगे बताता हूं। देखो हाँ, खान एक ही चीज है। हाँ हाँ हाँ, शेर शाह सूरी मुस्लिम ही था, अफगान का मुस्लिम। भारतवर्ष में पहला लोदी वंश हुआ है, पहला अफगान वंश हुआ है, अफगान शासन रहा है लोदी वंश। भारतवर्ष में पहला अफगान शासन रहा है लोदी वंश। भारतवर्ष में दूसरा अफगान शासन रहा है सूरी वंश। इसके पहले तुर्की थे पूरे। जैसे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है 1206 में, जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी लाहौर आया था किससे मिलने? कुतुबुद्दीन ऐबक से, और मिला और भारत का साम्राज्य देखकर वापस जा रहा था गजनी 1206 में। मैडम कहां हो? वेयर आर यू? यही हो ना? अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बस इतना ही याद करना है, बाकी बात को सुनना नहीं। अरे बाकी बात पूछेगा भाई, ये सिटी का नाम ही पूछेगा। अभी मैं हिस्ट्री भी पूछूंगा। ये है लाहौर, ये है गजनी। गजनी राजधानी उस समय थी अफगान की। तो गजनी से आया हुआ था मिलने लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलता है कौन? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और भारत का कामकाज देखता है और वापस लौटते रहता है। तो जैसे पहुंचता है ना वो मुल्तान, तो मुल्तान में उसको खोखर जनजाति, खोखर शासकों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। आया समझ? कि पहले खोखरों को बहुत लूटा था कौन? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो ये लोग ऐसी खुन्नस खाए हुए थे तो निपटा दिए बीच में। तो 1206 में इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का कोई उत्तराधिकारी तो था ही नहीं, उसने कोई उत्तराधिकारी बनाया ही नहीं था। तो 4 गुलाम थे इसके। गजनी में बैठा हुआ था ताजुद्दीन याल्दौज, मुल्तान में बैठा हुआ था आपका नासरुद्दीन कुवाचा, और लाहौर और दिल्ली में बैठा हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, और बंगाल में बैठा हुआ था बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। वेरी नाइस। हालांकि अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक को डिस्कस करता हूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी दिल्ली से प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया। उसने अपने मुख्य राजधानी किसको बनाया? लाहौर को। अब 1206 से ये बन गया शासक। अब देखो दावेदार तो 4 है, और मैं मान लूं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो भाई बाकी लोगों के साथ क्या किया जाए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया? ताजुद्दीन याल्दौज की बेटी से शादी कर लेता है। तो अब वो हो गए ससुर जी, तो ससुर जी से अब आक्रमण नहीं होगा। ये मुल्तान में बैठा हुआ था नासरुद्दीन कुवाचा, उससे अपनी बहन की शादी करवा देता है। तो हो गया बहनों, कहानी खत्म। इससे भी बचा ये, अभी अकेला क्या करेगा? इसीलिए भारतवर्ष में मध्यकालीन भारत के इतिहास में पारिवारिक संबंध की नीति कौन अपनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन अपनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पूछता है एग्जाम में कि पारिवारिक संबंध की नीति कौन अपनाया था? और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बचपन एक बच्चे को खरीदा था। तो खरीदना मतलब गुलाम, उसको गुलाम कहते हैं, सरदार कहते हैं या गुलाम कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक गुलाम खरीदा था जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या है? इल्तुतमिश। आया समझ? मैं बताने क्या वाला था यार, क्योंकि ये तो जा ही रहा है, तो साला दिल्ली सल्तनत नहीं खत्म हो जाए। सर हम चौसा डिस्कस कर रहे थे सर। चौसा में आना है क्या? ये चौसा ये बताना है ना? एक काम करो, दिल्ली सल्तनत को यहीं रहने दो। नदी के पास थे। नदी के तट पे, और वो इटावा में ये है बताया।
चंबल और ये मिलता है यमुना। गुड गुड गुड। यमुना टॉपिक को यहीं रोकते हैं, थोड़ा सा मेन टॉपिक में आते हैं। हिस्ट्री का लेसन पढ़ते हैं तो गोलमोल हो जाता है सर। तो अभी जितना सारा लड़ाई हम कल पढ़ाएगा मेरा सब पिक्चर बन गया है। यही तो दिमाग को करना है ना। हाँ, रिवाइज हो जाएगा। हाँ, आप देखो, जैसे मैं यहां आता हूं, मान लो दिल्ली की गद्दी में कौन बैठा हुआ है? 1530 में आके बैठ गया हुमायूं। कौन आके बैठ गया? हुमायूं। और यहां पर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भी देख रहा है कि मेरे को ना हुमायूं को निपटाना है और दिल्ली का शासक बनना है, मतलब पूरे भारत, दिल्ली का शासक मतलब पूरे भारत का शासक। तो 1500, इसके एक साल पहले 1539 में 2 युद्ध होता है। एक्चुअल में 1539 में 2 और 1540 में 1। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 3 युद्ध होगा। 1539 में 2, 40 में 1। यह है चुनारगढ़। चुनारगढ़ का जो किला है वो मुगलों का था। किसका था? मुगलों का। आया समझ? चुनारगढ़ का किला में कब्जा कर लेता है शेरशाह सूरी, तो हुमायूं का माथा हो जाता है खराब। हुमायूं पूरी सेना लेकर आता है और चुनारगढ़ के किले को चारों तरफ से घेर देता है कि बेटा तू आज ना कल तो निकलेगा। लेकिन शेरशाह सूरी नहीं निकलता है। लेकिन हुमायूं का लगता है कहां यार मैं इसको छोटे मोटे बंदे को निपटाने आया हूं, है ना, तो उसको छोड़ देता है, बिना हराई छोड़ देता है। मतलब पॉलिटिकल वे में अगर देखेंगे तो ये युद्ध को जीतता है कौन? हुमायूं। और बिना हराए शेरशाह सूरी को छोड़ देता है, माफ कर देता है एक प्रकार से। माफी का भी कारण था, ये अपने दूत को भेजता है कि महाराज आप जो सेना लगाए हो ना उसको खाली कर दो, आपके किले को हम लोग तत्काल वापस कर देंगे। वो भी बोलता है यार ये तो सही बात बोल रहा है, इसको मारने का भी कोई मतलब नहीं है, तो बच्चा आदमी है शेरशाह सूरी। उसी साल चौसा गंगा नदी के तट पर शेरशाह सूरी फिर आक्रमण करता है। किसके ऊपर? हुमायूं के ऊपर। और दोनों की सेना यहां लड़ती है। चौसा का युद्ध 1539, इसके जस्ट एक साल पहले। चुनारगढ़ का घेरा 1539, चौसा का युद्ध 1539, और यहां दोनों की सेना लड़ती है और इस युद्ध को जीतता है शेरशाह सूरी और हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हारता क्या है? भागता है, जाके गंगा नदी में कूद जाता है कि भाई जहां जमीन में रहूंगा तो लोग काट देंगे। कूद जाता है, तैरते तैरते भागता रही। गंगा नदी इतनी चौड़ी है, बहाव इतना तेज है कि भागते 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 बेहोश हो जाता है। लेकिन नियति का खेल देखिए, एक भिस्ती रहता है मछली पकड़ने वाला, वो देखता रही है तो आदमी उसको पकड़ के तट पर लाता है, उसकी जान बचाता है। तो एक दिन का उस भिस्ती को सम्राट बनाता है कौन? हुमायूं। और भाग कर आता है कहां? दिल्ली। तो बच गया हुमायूं, अपने साम्राज्य में आ गया। तो अभी भी साम्राज्य किसके पास है? हुमायूं के पास। अब चौसा के युद्ध को जीतता है कौन? शेरशाह सूरी। और फरीद का नाम है, शेर खां उपाधि है, और शेर शाह की उपाधि धारण करता है यहीं पर चौसा युद्ध को जीतने के बाद। अब दिल्ली में आ गया है शेरशाह सूरी। अब ये पूरा एरिया हो गया है, दिल्ली में आ गया है हुमायूं और ये पूरा एरिया हो गया किसका? शेरशाह सूरी का। इन दोनों अब यहां टकराते कन्नौज में एक साल बाद 1540, जिसको कहते हैं कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, क्योंकि वो जगह एक्चुअल जो कन्नौज के अंदर जगह है उसका नाम क्या है? बिलग्राम। 1540। और इस युद्ध को जीतता है शेरशाह सूरी और अपनी जान बचाकर भागता है, पूरे साम्राज्य को छोड़कर भाग जाता है हुमायूं अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के अस्तबल में। आया, ये कहानी को मैं कल डिस्कस कर लिया था। ये हो गया चौसा, ये हो गया चुनारगढ़, ये है दोहरिया। ये क्या है? दोहरिया। दोहरिया में युद्ध होता है 1531 में, कहां गया यार? 1531 में। 1531 में हुमायूं वर्सेस ये युद्ध होता है महमूद लोदी। महमूद गजनबी अलग आदमी, वो इससे बहुत साल पहले का आदमी है, नहीं है समझ? वो तो 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था, इससे 500 साल पहले। महमूद गजनबी भारत में 17 बार आक्रमण किया था। उसी के नाम को कॉपी कर लो, महमूद लोदी।
तो महमूद लोदी और हुमायूं का यहां युद्ध होता है, कहां? दोहरिया में 1531। इस युद्ध को जीतता है हुमायूं। यह हुमायूं के शासक बनने का पहला युद्ध था जिसको जीता था, दोहरिया का युद्ध। चलिए इसको हटाते हैं। यह पकड़ना है बक्सर। बक्सर में हुआ है बक्सर का युद्ध। बक्सर में हुआ है बक्सर का युद्ध 1764, 22 अक्टूबर 1764। याद रखना है बक्सर का युद्ध। डेट बोलो। 22 अक्टूबर 64। हाँ हाँ 22 अक्टूबर 1764 बक्सर में हुआ है बक्सर का युद्ध। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यह पकड़ना है सासाराम। यहीं का जमींदार था हसन खां, फरीद खां। बाद में शेरशाह सूरी जब मरता है 1545 में हुक्का या उक्का नामक तोप से, तो वो अपने मरने के पहले ही ना अपना मकबरा बना दिया था। उसको भी पता है आज ना कल तो निपटना ही है, नहीं है समझ? कैसे यार, आज ना कल तो निपटना ही है। तो वो पहले से ही सासाराम में एक झील के बीचों बीच मकबरा बनाया था। झील के बीचों बीच है मकबरा, सासाराम बिहार में। तो अगर आपसे पूछेगा कि भाई शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है, क्या मार देना है? सासाराम बिहार। यह है गया। गया में एक जगह है, गया के अंदर एक जगह है बोध गया। गया के अंदर एक जगह है बोध गया। बोध गया में महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में जन्म होता है। यह है लुम्बिनी, नेपाल में है लुम्बिनी। यह है नेपाल। क्या है यार ये? यह है नेपाल। नेपाल में जन्म हुआ है। नेपाल के कपिलवस्तु राज्य में, नेपाल में कपिलवस्तु राज्य था, साम्राज्य था, उसकी राजधानी थी लुम्बिनी। कपिलवस्तु राज्य की राजधानी लुम्बिनी। शासक थे शाक के क्षत्रिय वंश के शासक। शाक के क्षत्रिय कुल, कुल बोलो वंश बोलो एक ही मतलब है। शाक के क्षत्रिय कुल के शासक थे शुद्धोधन। शुद्धोधन का विवाह होता है महामाया या माया देवी के साथ, और इनसे 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? यह है एडी ईस्वी। आज हम कहां पर है? 2022 में। इससे 563 मतलब 500 साल पहले ईसा पूर्व। यह उल्टा जाएगा ना, जैसे 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, ऐसे करते करते 563 ईसा पूर्व। समझ में आ रहा है? 563 से ऐसे होगा 562, 561, 560, नहीं आया, अपोजिट आएगा। और महात्मा गौतम बुद्ध का देहांत हुआ है, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई है 483 ईसा पूर्व को। 483 ईसा पूर्व। तो कितने साल हो गए? 80 साल। मतलब 80 वर्ष आयु अवस्था में उनका देहांत हुआ है। 563 ईसा पूर्व को कपिलवस्तु लुम्बिनी के शाक के क्षत्रिय कुल के शासक शुद्धोधन के यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ। आ रहा समझ? किसका जन्म हुआ मैडम? हाँ, तेरा भी नाम सिद्धार्थ है? सिद्धार्थ पंडित। वो नहीं आ रहा तेरा भविष्य गौतम। देखो इधर, 563 ईसा पूर्व को सिद्धार्थ का जन्म होता है। जन्म के पांचवें दिन, जन्म के 5वें दिन, जिस दिन इनका जन्म हुआ था ना 563 ईसा पूर्व को, इस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। क्या था? वैशाख पूर्णिमा। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, क्वार, कार्तिक, अश्विन, अघन, पौष, माघ, फागुन। होता है ना माघ फागुन। माघ फागुन। अरे मैडम सुनो फिर से। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, क्वार, कार्तिक, अघन, पौष, 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 माघ, फागुन। मैं वो बोला था वो सुन नहीं पाओगे, ठीक है ना? माघ के महीना में लगता है, माघ के महीने में लगता है महाशिवरात्रि का मेला। माघ पूर्णिमा से लेकर, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। महाशिवरात्रि होता है माघ पूर्णिमा से लेकर फागुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तक 15 दिन। तू शादी करेगा तो तेरा बारात क्या होगा?
गर्लफ्रेंड को तो पहले बता देगा, अपडेट देता रहेगा। बारात निकल गई, वो भी पूछेगी बारात कहां तक पहुंची, ये बारात इस चौक में पहुंची है। जो दुल्हन है ना, दुल्हन, उसको एडवांस से पता रहेगा इसका बारात निकलेगा। जैसे मान लो भाई निकलने का है 8 बजे और पहुंचने का है 10 बजे। अब इसको सब पी खा के इधर उधर लौट रहे हैं, तो ये पहुंचने में हो गया 11 बज गया। उधर से ये प्रेशर डालेगी महिला, इसकी दुल्हन, कि कहां है बारात। अरे सबको संभाल रहा हूं यार, जल्दी आओ। यहां पर गेस्ट लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो इसको बत्ती लगाएगी। मतलब ओवरऑल तेरा जो बारात है 4 घंटे का चलेगा। कितने घंटे? 8 बजे चालू करते हैं तो 12 बजे, 4 घंटा, 8 से 12, है कि नहीं। शिव जी का बारात 15 दिन चला है। कितने दिन? 15 दिन। माघ पूर्णिमा, फिर उसके बाद आ जाएगा फागुन। फागुन में 14 दिन, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। और कृष्ण पक्ष, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को होता है शिव और पार्वती विवाह, जिसे कहते हैं महाशिवरात्रि। आया समझ। तो इस 15 दिन में लगता है मेला। 15 दिन में क्या लगता है? मेला। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के मेला कहां लगता है, तो जहां जहां शिव मंदिर है छत्तीसगढ़ में सब जगह लगता है। जहां जहां शिव मंदिर है वो सब जगह लगता है, 2-3 जगह को छोड़कर, 2-3 जगह को छोड़कर, ठीक। लेकिन जो रायपुर में हटकेश्वर महादेव मंदिर है, रायपुर में रायपुरा महादेव घाट में हटकेश्वर महादेव मंदिर, इसके संस्थापक है रायपुर कल्चुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय। कौन है? ब्रह्मदेव राय। रायपुर कल्चुरी वंश के शासक है ब्रह्मदेव राय, हटकेश्वर महादेव मंदिर के संस्थापक। यहां पर जो मेला लगता है, यहां का खास मेला है कार्तिक पूर्णिमा का। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कार्तिक पूर्णिमा का मेला कहां लगता है, तो देखो आज तो कार्तिक पूर्णिमा का मेला हर जगह लगता है, जहां भर शिव मंदिर है वहां लगता ही लगता है। लेकिन आंसर आपको लेना हटकेश्वर महादेव मंदिर, यही मुख्य है। अब बाकी जगह लग रहा है आज बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नहीं आया। मेला लगता है तो लोगों का व्यापार होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, लेकिन मेन यही है। गया, बोध गया। अब यहां पर थे कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन, जब सिद्धार्थ 5 दिन के हो गए, तो शुद्धोधन के द्वारा भारतवर्ष के 7 महर्षियों को बुलाया गया। कितने? 8 महर्षियों को बुलाया गया। कितने महर्षियों को? 8 महर्षियों को बुलाया गया। भारतवर्ष के 8 महर्षियों को बुलाया गया कि इसका नामकरण करना है और जन्म हुआ है उसके लिए उत्सव देना है, जन्मोत्सव के रूप में। तो समारोह का आयोजन किया गया जन्म के 5वें दिन, और महर्षियों से पूछा जाएगा कि बताइए इसका क्या भविष्य होगा और इसका क्या नाम रखा जाए, कुंडली के आधार, कुंडली बनाने के बाद। तो प्रारंभ के 7 महर्षियों ने कहा कि यह बालक का नाम रखा जाएगा सिद्धार्थ। क्या रखा जाएगा? सिद्धार्थ। अब बताया जाएगा भविष्य। इस बालक की 2 ही गतियां होंगी, या तो यह बालक संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करेगा, अर्थात एक प्रतापी शासक बनेगा, या तो यह बालक धर्म विजय करेगा और एक सन्यासी बनेगा। जैसे शुद्धोधन सुने सन्यासी वर्ड, माथा हो गया खराब। ये क्या है यार, मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए। वो छोड़ो, आज तुम ही अपने बेटे को पाल रहे हो और तुम्हारे दिमाग में कोई डाल देगा तो बालक तो सन्यासी बनेगा यार, तो तुम्हारा माथा क्या हो जाएगा? खराब होगा कि नहीं होगा? कि सन्यासी घर का त्याग करके निकल जाएगा, अनारस बनारस जाके हिमालय हरिद्वार इधर उधर, है कि नहीं? है कि नहीं? तो यही हुआ। और बाकी शुरू के 7 महर्षियों ने यही कहा कि भाई ये बालक क्या होगा? सन्यासी बनेगा। 2 गतियां होंगी, या तो ये बालक शासक बनेगा, सम्राट बनेगा, वीर योद्धा बनेगा, या सन्यासी बनेगा। 8वें की बारी आती है। 8वें संत का नाम था, सन्यासी का नाम था महर्षि कौंडिन्य। महर्षि कौंडिन्य, वाल्मीकि नहीं, महर्षि कौंडिन्य। तो कौंडिन्य बोलते हैं महाराज इस बालक का नाम होगा सिद्धार्थ, लेकिन इस बालक की सिर्फ और सिर्फ एक ही गति होगी, और यह बालक धर्म विजय करेगा और सन्यासी बनेगा। अब शुद्धोधन का हो गया माथा खराब पूरी तरह से। तो सिद्धार्थ बड़ा होता रहता है, उसको
महल से बाहर जाने नहीं देते, हर सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा महल के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। आया, उसको भोग विलास में डुबा देते हैं। नहा रहा है टब में, देखो थोड़ा इमेजिन करो, न टब में बैठ के नहा रहा है और दासिया ऐसे अंगूर लेके खिला रही है, पूरा भोग विलास का सुविधा प्रदान कर दिया जाता है। और नहीं बताता, नहीं तो ये बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। बाद में यही, लेकिन गया लाने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ेगा, गया इनको लाना है ना उसको। अब ये भोग विलास में है। इसका मित्र था कंटक, इसका मित्र था कंटक, और इसके घोड़े का नाम था छंदक। आया, इसके मित्र का नाम था छंदक और इसके घोड़े का नाम था कंटक। तो एक दिन सिद्धार्थ अपने पापा से रिक्वेस्ट किया, शुद्धोधन से, कि पापा मैं ना कपिल वस्तु की सैर करना चाहता हूं। ये महल में रहते रहते मेरा माथा हो गया है खराब, और इस बीच इसकी शादी भी हो चुकी थी। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष आयु अवस्था में यशोदा के साथ शादी होता है। किसके साथ? यशोधरा के साथ। और इनसे इस पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है राहुल, और राहुल महज 2 महीने के हैं। और ये सिद्धार्थ अपने पापा से रिक्वेस्ट करता है कि पापा मेरे को ना कपिल वस्तु की सैर करना है। शुद्धोधन टेंशन में कि ये गलती से बाहर निकल के ना कोई सन्यासी ना देख ले। तो पूरे राज्य में ना घोषणा करवा देता है कि कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं दिखना चाहिए, बेटा घर से बाहर निकलना ही नहीं। बूढ़ा आदमी, कोई भी बीमार आदमी घर से बाहर निकलना ही मत। किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को बेटा घर के अंदर रखना, शव को नहीं दिखाना है, क्योंकि हम सिद्धार्थ को कभी बताया नहीं कि हम बूढ़े भी होते हैं, मरेंगे भी। नहीं है समझ? कोई नहीं, कभी नहीं देखा है। फिर उसके बाद बता दिया जाता है कि कोई सन्यासी तो भटकना नहीं चाहिए। अब घोड़े का नाम है कंटक और सारथी का नाम है छंदक, और घोड़े के ऊपर बैठे हैं कौन? सिद्धार्थ, और पूरे कपिल वस्तु की सैर कर रहे हो। वाह क्या वातावरण है यार। देखते हो जैसे तुम लोग घर में पढ़ते पढ़ते बोरिया जाते हो, फिर पकड़ते हो साइकिल और निकल जाते हो कि चलो यार कहीं सैर सपाटा करके आ जाए, है तो अपने एक मजा होता है कि थोड़ा घूम के आ गए, चिल मार के आ गए, प्रकृति की बाहों में बैठ गए, प्रकृति की गोद में लगा, रे है कि नहीं? होता है कि नहीं? जैसे चल जाओ मैन पार्ट जाओगे, वहां का टेम्परेचर यहाँ से 10 डिग्री नीचे ही रहता है। चाहे ठंडी स्वेटर वेटर लेके जाना, यहाँ समझ, ये टी शर्ट में मत जाना बे, पड़ जाएगा। तो उसके बाद आया बाहर। अब देखता क्या है, सामने से ना एक बूढ़ा आदमी आता है। तो सिद्धार्थ पूछता है, छंदक ये कौन है? महाराज ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक समय के बाद मैं भी बूढ़ा हूंगा, आप भी बूढ़ा हूं। इसको जैसे ही पता चला साला मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, मतलब मेरा शकल पूरा डाउन होगा भाई, झुर्रियां पड़ेंगी, दाढ़ी वाड़ी सफेद हो जाएगा, टेंशन में। फिर आगे बढ़ता है, एक बीमार आदमी खांसते हुए आता है। बोलते ये इसको क्या हो गया? महाराज ये बीमार हो गया है। क्या हो गया है? बीमार हो गया है, टेंशन में। आप भी बीमार हो सकते, मैं भी बीमार हो सकता हूं, ये तो शरीर है, बीमारी हमारे से लगा रहेगा जब तक हम जीवित रहेंगे। फिर आगे बढ़ता है, 4 आदमी एक शव को लेते हुए जाते हैं। देख रहे हो, नियति को नहीं रोक पाओगे। आया समझ? कुंडली में लिखा हुआ है कि बेटा घर से बाहर मत निकाल, आज तेरे लिए कांड होने वाला है। घर का पूरा फॉल्स सीलिंग गिर जाएगा इसके ऊपर। अरे तो कितना भी बचो, लेकिन नियति में जो लिखा है वो तो हो नहीं है। फिर आगे देखता है, एक 100 को देख लेता है। तीसरा दृश्य, तो छंदक ये क्या है? महाराज ये निपट गया है, एक समय बाद आप भी निपटोगे और मैं भी निपटूंगा। टेंशन में बंदा। फिर आगे बढ़ता है, देखता है कि एक सन्यासी कमंडल लेकर, लाठी लेके आ रहा है। छंदक ये कौन है? महाराज ये सन्यासी है, इसे सत्य का ज्ञान हो चुका है, ये मोक्ष की इसको प्राप्ति हो चुकी है इस जीवन काल में। आया समझ? ये सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुका है। आप टेंशन में, घर वापस आता है, गया था फ्रेशनेस के लिए, लेकिन ये ओवरलोड होके आता है। आया समझ? अभी आया घर वापस, टेंशन में गया, रात के अपने बेटे और पत्नी को देखा सोते हुए और घर से निकल गया। अब घर से निकला और सीधा पहुंचता है यहां पर वैशाली, बिहार के वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से मिलता है और सांख्य दर्शन का ज्ञान लेता है। तो इसके पहले गुरु कौन हुए? अलार कलाम। महात्मा गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम। और इसको फिर लगता है कि जैसे मेरे पास कोचिंग ले रहे हो, फिर लगा कि अरे यार ये साला ना ढंग से नहीं पढ़ाया था। फिर कोई दूसरे कोचिंग अगले साल जाओगे, फिर यार ये ढंग से भी नहीं पढ़ाया।
फिर लगेगा ये यार कर क्या रहे हम लोग, है कि नहीं, कर क्या रहे, फिर सेल्फ स्टडी चालू करोगे, तब आत्मज्ञान होगा। तब क्या होगा, आत्मज्ञान। तो ऐसे यहां पर कोचिंग लिए सिद्धार्थ खुश नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। फिर यहां पहुंचे राजगृह। कहां पहुंचे, यहां पर मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से। किसे, रुद्रक रामपुत्र। ये बनेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु। इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर पहुंचते हैं यहां पर बोध गया। बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 वर्ष आयु अवस्था में ये घर से निकले थे। 29, 6 वर्ष तपस्या करते हैं तो 35 वर्ष आयु अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है उस दिन भी था वैशाख पूर्णिमा। क्या था, वैशाख पूर्णिमा आया। और यहां से जाते हैं सारनाथ। अच्छा, गया का वो एरिया जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति वो कहलाया बोध गया। क्या कहलाया, बोध गया। और जाते हैं सारनाथ। सारनाथ में 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश देते हैं। आया। और उस दिन भी था 1 साल बाद वैशाख पूर्णिमा। समझ में आया। वो 5 शिष्य जिसको अपना पहला उपदेश दिए थे महात्मा गौतम बुद्ध। देखो तुम लोगों का बौद्ध धर्म खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। अगर मान लो यही स्टूडेंट जाके तड़ से मान लो यही वीडियो देख लिया कि यार ये सर की बात तो हम लोग नोट नहीं कर पाए थे, अब सुन के फिर से नोट कर लेते हैं, आपका ये प्रीलिम्स निकल जाएगा। नहीं समझे, मतलब ना एडवांस में तैयारी करना बोलते हैं इसको। समझ रहे हो कि सर जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो बता ही दिए ना, कहानी तो बता ही दिए ना, और नोट कर लिए जाकर, आपका काम हो जाएगा। यहां सारनाथ में 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश देते हैं। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, सागी। कौंडिन्य, ये वो एक कौंडिन्य उनका भी नाम था जो इनका नामकरण किए थे, उनका भी नाम कौंडिन्य, और यहां का भी शिष्य का नाम भी कौंडिन्य। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असागी। असागी बेटा, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, असागी। और अंततः महात्मा गौतम बुद्ध का देहांत होता है कुशीनगर में। यह है कुशीनगर। कहां, कुशीनगर। कुशीनगर आया 483 ईसा पूर्व को। चलो तो ये हो गया गया। मैं यहां पर दोहरिया भी बता दिया, युद्ध, सासाराम भी बता दिया, बनारस। बनारस में है काशी विश्वनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। आया समझ। देखो ये आते हैं कहां, झारखंड। झारखंड में पकड़ना है हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर। आप देवघर बोलोगे इस रोड में खोज रहे तो इस रोड में नहीं मिलेगा। अरे भाई नहीं, इतना भी साइड में, बहुत साइड में है, 20 किलोमीटर ऊपर। लेकिन मैं रोड में क्यों ले रहा हूं, ताकि नाम याद हो जाए। हमें तो रोड थोड़ी याद करना है, हमें तो नाम याद करना है। अब देवघर ऊपर है, ये बोकारो यहां नीचे है, लेकिन मैं 4 जगह को एक जगह में, एक रोड में ले लिया। आया समझ। ये है आपका हजारीबाग। क्या है, अच्छा लिख देता हूं ना, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर। हजारी बाग, धनबाद, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बी फॉर बोकारो। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर एक फिल्म नहीं है बे, ये कुछ और है। ये फिल्म कईयों का लाइफ बना दिया, मानते हो। मनोज वाजपेयी की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जिसको कोई नहीं जानता था, यहां से स्टार बन के निकला। क्या बना, और उसके बाद पलट के कभी नहीं देखा। त्रिपाठी जी का, पंकज त्रिपाठी, यहीं से हिट हुआ। पंकज त्रिपाठी। आज जो तुम वेब सीरीज में बड़े बड़े हीरो, लीड हीरो देख रहे हो ना, वो लीड हीरो का बैकग्राउंड देख लेना, गैंग्स ऑफ वासेपुर, है कि नहीं। तो ये फिल्म नहीं था, ये सबकी कहानी को चेंज कर दिया, सबकी लाइफ को चेंज कर दिया। हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर। क्या है ये, देवघर। देवघर। आप भी बस प्रयत्न करते रहो, वो टर्निंग पॉइंट आएगा।
आया समझ? हजारीबाग के बारे में यह बता देता हूं, 8 अगस्त 1942, क्या 8 अगस्त 1942। यह है मुंबई। मुंबई में एक किला है ग्वालियर टैंक। किले का नाम क्या है? ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक, मुंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। किसकी घोषणा? भारत छोड़ो। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे कांग्रेस के। मुंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया। देखो, कोई भी प्रस्ताव होता है तो उसका ढांचा जो तैयार करता है, प्रारूप बोलते हैं, वो बनाया था महात्मा गांधी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। अब ये प्रारूप को अध्यक्ष के समक्ष जो पेश करेगा उसको प्रस्तावक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अध्यक्ष के समक्ष पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब उसके बाद अध्यक्ष पूछेगा लोगों से, सदस्यों से, कि बताओ भाई कौन कौन इसके समर्थन में, कौन कौन इसके विरोध में हो। तो एक जो कुंभा था, ग्रुप था, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आया? जैसे मान लो 100 सदस्य बैठे हैं तो 51 प्लस में वोटिंग चाहिए ना, 51 चाहिए ना तब समर्थन के लिए। तो इसका समर्थन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मतलब है साइन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करेगा, लेकिन इंक्लूडिंग ऑल दी मेंबर्स। आया? इसको बोलते हैं अनुमोदन। 8 अगस्त 1942 के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप बनाया महात्मा गांधी ने, पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने, और उसको अनुमोदित किया, समर्थन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तीनों प्रश्न पूछा है, अध्यक्ष का नाम पूछा है। कहां हुआ? मुंबई के ग्वालियर टैंक में। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का घोषणा, अनाउंसमेंट कब हुआ? 8 अगस्त 1942। और कायदे से ये लोग बोल दिया कि भैया भारत छोड़ो आंदोलन हम करेंगे। आज रात के 12 बजे के बाद से चालू हो जाएगा स्वतः भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब कितने तारीख को? 9 अगस्त को रात के 12 जैसी बजेगा। तो रात के 12 जब भी बजता है, और तुम लोग तो ये भी नहीं कह सकते नहीं देखे है सर, सब तो 12 बजे उठे रहते हो, तो देखते हो घड़ी ऐसा हो जाता है, नहीं हो जाता है? 00 एक और ले लो सेकंड वाला, ऐसा हो जाता है ना रात के 12 बजे। तो 9 अगस्त रात के जैसी 12 बजेगा, भारत में स्वतः भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो जाएगा। कांग्रेसियों ने यह बोला कि जो जहां पर है, जैसे कि हजारीबाग में कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आया समझ? आया? पटना में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो जहां है वहीं के लोगों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करे। और ये बात पता चल गई, अंग्रेज तो अपने खबरी को मीटिंग में बैठा देते हैं ना रे, तो अंग्रेजों को पता था, अरे साला ये लोग चालू कर रहे हैं क्या भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये बोले कि जैसी रात का 12 बजेगा ना, जितने भी नेता है, दिग्गज नेता, सबको उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जैसी इस ऑपरेशन का नाम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन 0R। ऑपरेशन 000, ऑपरेशन 0R। आया? ऑपरेशन 0R के तहत 9 अगस्त 1942 को भारत मतलब कांग्रेस के समस्त दिग्गज नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। बांकीपुर जेल में डाल दिए किसको? पटना के बांकीपुर जेल में डाल दिए किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और हजारीबाग जेल में डाल दिए किसको? जयप्रकाश नारायण को। लेकिन जयप्रकाश नारायण तो उस समय यंग थे, फरार हो गए। क्या हो गए? फरार हो गए। तो ये हजारीबाग को जेल को याद रखना है, इसमें किसको डाला गया था? धनबाद गैंग्स ऑफ वासेपुर, कोयला है पूरा, क्या है यहां पर? कोयला। बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट एस्टैब्लिश्ड इन 1964। एस्टैब्लिश्ड इन 1964 बोकारो स्टील प्लांट सेल के अधीन एक प्लांट है, 1964। देवघर में है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ या बाबा बैद्यनाथ, बैजनाथ या बैद्यनाथ। आया? जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना, चलो यार बाबा धाम जाएंगे, तो यही है बाबा धाम। बाबा धाम यही है। इसके बाद सीधा एंटर कर, इतना बोल लो, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, फट ना जाओ।
याद हो रहा है मैडम? याद हो रहा है? यस सर। बोल। हाँ, नेशनल हाईवे 19 आगरा से देवघर तक। हाँ, देख लो देख लो देख लो। आगरा, इटावा, कानपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद और पुराना प्रयाग, कौशाम्बी, बलिया, वाराणसी, सारनाथ, चुनारगढ़, चौसा, बक्सर, सासाराम, गया, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर। आगरा, इटावा, कानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, दोहरिया, वाराणसी, सारनाथ, चुनारगढ़, चौसा, हाँ, बक्सर में हुआ बक्सर का युद्ध। डेट याद रखो पहले, 22 अक्टूबर 1764। याद होगा? हाँ, बोलो। चौसा, बक्सर, सासाराम, गया, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर। वेरी नाइस। देखो, ऐसे याद करना है ना? अरे आप अपना नाम ही नहीं बताए, नाम बताओ तो। हर्ष सिद्धार्थ ही नहीं, तो मैं पूछ लिया था यार। बुढ़ापा है ना यार, आजकल भूल जाता हूँ, मेमोरी एकदम कम हो गया है। देखो इधर, कुछ बोल रहा था तू? सर आप बात सुनते हैं ना तो वो इधर का रिवीजन रह जाता है, मेन फोकस हो जाता है। हाँ हाँ, ये आपका पकड़ना है कुल्टी। ज्यादा खा जाओगे तो हो जाएगा उल्टी। ये क्या है? कुल्टी। के फॉर कुल्टी। ये है बर्नपुर। बर्न मतलब जलाना, जलना। बर्नपुर क्या है? बर्नपुर। कुल्टी बर्नपुर, कुल्टी बर्नपुर। ये है आसनसोल। आसनसोल। आसनसोल आया समझ? कुल्टी बर्नपुर आसनसोल। एक यहां ले लो जामताड़ा, झारखंड में एक जगह ले लो, क्या? जामताड़ा। जामताड़ा वेब सीरीज आया ना, जितने भी अभी फ्रॉड हो रहे हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड, मैक्सिमम यहीं से होते हैं, जामताड़ा से, है ना? यह है कुल्टी बर्नपुर आसनसोल। कुल्टी बर्नपुर आसनसोल। कुल्टी बर्नपुर आसनसोल। जामताड़ा जी यहां बताया हूं झारखंड में। ये हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर, जामताड़ा आया। हालांकि जामताड़ा ऊपर है, लेकिन मैं नीचे ले लिया याद रखने के लिए। कुल्टी हाँ, बॉर्डर पे। ये है कुल्टी बर्नपुर आसनसोल। आसनसोल के बाद सीधा ले लो दुर्गापुर। ले लू कि नहीं लू सोच रहा हूं। दुर्गापुर वर्धमान, दुर्गापुर वर्धमान, दुर्गापुर वर्धमान। अरे दुर्गापुर तो लेना है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये तो कंपलसरी है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये है दुर्गापुर। वर्धमान, वर्धमान के बाद सीधा ले लो हुगली, बेदरा, हावड़ा, कोलकाता। हुगली, हुगली, हुगली क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कारखाना था यहां पर, क्या? हुगली में। हुगली, हुगली के बाद क्या ले रहा हूं? बेदरा, बेदरा। ये बेदरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूं। बेदरा, उसके बाद हावड़ा, हावड़ा में हावड़ा ब्रिज, और उसके बाद कोलकाता, कोलकाता। देखो बेदरा पकड़ो, यहां बेदरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पूरा शुरू से बताता हूं। कुल्टी, के फॉर कुल्टी। एक काम करो, इतनी जगह पहले बैठाओ तो। कुल्टी, बर्नपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, हुगली, बेदरा, हावड़ा, कोलकाता। बोलिए। कुल्टी, बर्नपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धन,
हुगली, वर्धमान। हाँ? हाँ ठीक है, बोलिए ना। अच्छा, वर्धमान, हुगली, बेदरा और फिर कोलकाता। वेरी नाइस, बोलो। गरिमा, ध्रुव। किसी तारा का नाम है ध्रुव तारा? हाँ, वेरी नाइस, बोलिए। वर्धमान, हुगली, बेदरा, हावड़ा, बेदरा, बेंद्रा जानथस? बेदरा हाँ जानता हूँ ना सर। हाँ, बेदरा और हावड़ा और कोलकाता। वेरी नाइस। सिद्धार्थ। वर्धमान। जैन धर्म में हुए हैं कुल 24 तीर्थकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, और जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जिनका वास्तविक नाम है वर्धमान। देखो, ये पकड़ना है आपका बेदरा। पहले पकड़ो कुल्टी। कुल्टी में क्या हुआ है सुनो। कुल्टी में है 1870 में, 1870 में भारत का पहला स्टील प्लांट यहीं लगा था। भारत का पहला स्टील प्लांट कहां लगा था? कुल्टी में। कब? 1800। अभी पीएससी पूछा है कि भारत का स्टील प्लांट कब लगा था, क्या मारना है? 1870। क्या मारना है? 1870। कहां? बढ़िया, नहीं बढ़िया? भारत का पहला स्टील प्लांट 1870 कुल्टी में लगा था। हालांकि ये असफल हो गया था, लेकिन था तो पहला ना। बर्नपुर 1919 में बर्नपुर में स्टील प्लांट लगा। इसको क्या? इसको लगा। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। कब लगा? 1919 में। ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो एक बार देख लेना और नोट कर लेना, क्योंकि अगर मैं बता रहा हूं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछ रहा है, नहीं आया तो दो प्रकार का तैयारी करना है, एक रैंडम तैयारी और एक सीक्वेंस की तैयारी। लेकिन जैसे कुछ सुनने के बाद अगर आप क्विक में आंसर कर दे रहे हो तो आपका पढ़ना सफल था। सर रिवीजन करके आऊंगा, रिवीजन करके आऊंगी। अरे ये क्या पढ़ाई है? ये तो पढ़ाई ही नहीं है। मान लो कोई बात सुन रहे हो, दन से आपको 4 बातें याद आ गई, तो अब काम बनेगा। इसको 1919 ये बाद में किसके अधीन आ जाएगा? सेल के अधीन। तो ये सेल के अधीन प्लांट है अभी। आसनसोल, तो उसके बाद क्या है? दुर्गापुर स्टील प्लांट। हुगली, ये डच का क्या था? यहां पर कारखाना था। हाँ, बेदरा पकड़ो। देखो, भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपियन थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। देखो, बेदरा में हुआ है बेदरा का युद्ध। बेदरा में हुआ है बेदरा का युद्ध। बेदरा में बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच में। डच किसके बीच में? अंग्रेज और डच के बीच में। डच कहां से आए थे? डेनमार्क से। कहां से आए थे? डच नीदरलैंड। डच कहां से आए थे? नीदरलैंड। बड़ा दिमाग में। यूरोप कंट्री एक दिन बता दूंगा, पूरा 44 कंट्री दिखना चालू हो जाएगा। डच आए से नीदरलैंड, जिसका एक नाम है हॉलैंड या नीदरलैंड से आए थे डच। इनके डच और ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? बेदरा के युद्ध 1759 में। कब होता है? 1759। और इस युद्ध को जीतते हैं अंग्रेज, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हारती है और भारत छोड़कर चले जाते। भाग जाती है। तो इसी कहानी खत्म। कहीं कल आप बताएंगे कि निकोबार आइलैंड को कोई गिफ्ट करता है और खत्म हो जाता है उनका शासन,
शायद केबीसी का क्वेश्चन होगा होगा। निकोबार गिफ्ट करते हैं, शायद डच ही रहते हैं जो चले जाते हैं, ठीक। कोई तो निकोबार आइलैंड गिफ्ट करते हैं। तो ये होता है बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध को जीतता है कौन? अंग्रेज, और डच भारत छोड़कर चले जाते हैं। एक यहां बताऊंगा वांडीवॉस, जिसका आज का नाम है वांडीवॉस का आज का नाम है वांडावासी। वांडावासी, वांडावासी या वांडीवॉस का युद्ध इसके एक साल बाद होता है 1760 में, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच। और इस युद्ध को जीतते हैं अंग्रेज, फ्रांसीसी भी भारत छोड़कर चले जाते हैं। कौन से युद्ध में? 1760 वांडीवास के युद्ध में आया। और इसी के 4 साल के बाद होता है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। अब अंग्रेज का युद्ध होगा भारतीयों के साथ। बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट, शाह आलम द्वितीय आया, और ये लोग अंग्रेजों से हार जाते हैं। तो अंततः बक्सर के युद्ध के बाद भारत क्या हो जाता है? गुलाम। 1764 से 22 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में हम भारतीयों की हार होती है, अंततः हम हो जाते हैं भारत ब्रिटिश के गुलाम। हालांकि ब्रिटिश भारत कब आई है? 1600 ले लो, 1600 ही ले लो लमसम, अकबर के टाइम। तो 1600 में जब आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत, लेकिन हमारे को गुलाम कब बनाए? 1764 में, 164 साल के बाद। और हम गुलाम कब तक रहे? 1947 तक। 1700, 1800, 1900, लगभग 200 साल। हालांकि अंग्रेज तो 400 साल से थे, 300 साढ़े 300 साल से थे। कैसे? चलिए, तो ये हो गया इधर का कहानी खत्म। ये सिटी का नाम याद हो गया? चल, नेशनल हाईवे 19 आगरा, और उसके बाद इटावा, प्रयाग और कानपुर, आगरा, इटावा, प्रयागराज, कौशाम्बी, डुमरिया, वाराणसी, सारनाथ, चुनारगढ़, चौसा, बक्सर, सासाराम और गया, और हजारीबाग, बोकारो, पहले कॉलेज, फिर वेस्ट बंगाल में उल्टी, बर्दपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, हुगली, हावड़ा और कोलकाता। देखो, बैठा ना दिमाग में। देखो, कौन सा रोड पहले बताऊं यार, इसको निपटा देता हूं तो ये जुड़ता हुआ आ जाएगा। देखो, यहां ले लो चेन्नई। क्या ले लो? चेन्नई एक्सप्रेस देखे हो कि नहीं देखे हो? ठीक है, तू सब देखा रहता है ना। क्या छोड़ा है तू? अभी बहुत कुछ छोड़ा है। देखे हो सब? नहीं देखा हो? जब फिल्म से मुंह में आया उड़ गया ना। हाँ, वेब सीरीज देखता है। अच्छा, इसमें हाँ शाहरुख खान था। यस यस। देखो, कोलकाता से चेन्नई समुद्र के तट से होते हुए यह है नेशनल हाईवे 16। नेशनल हाईवे 16, पहले इसका नाम था नेशनल हाईवे 5, अब क्या हो गया? नेशनल हाईवे 16। देखो, कोलकाता से ये ले रहा है खड़गपुर, कोलकाता से खड़गपुर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये है खड़गपुर।
खड़गपुर में आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर भारत का पहला आईआईटी, भारत का पहला आईआईटी, आईआईटी खड़गपुर 1951, भारत का पहला आईआईटी 1951। ये 1951 है कि 1961 है यार? भारत में 23 आईआईटी है। कितने हैं? 23 आईआईटी है। भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर, इसको थोड़ा देखना है तो नेट में 1951 है कि 1961, मेरे दिमाग में आ रहा है 1951। चलो, हालांकि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? रुड़की। जो आज आईआईटी रुड़की है ना, वो है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। ये है रुड़की। क्या है? उत्तराखंड मैडम, उत्तराखंड। ये सही है? ठीक है। आईआईटी रुड़की, जो आज आईआईटी रुड़की है ना, ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1847 में, भारत स्वतंत्र होने के 100 साल पहले ये बना था। इस समय भारत के वायसराय थे हॉर्डिंग फर्स्ट, हॉर्डिंग फर्स्ट। अभी तो आ जाओ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो यही है आईआईटी रुड़की, जो आज आईआईटी है। 1847 में इसकी स्थापना किसने किया था? वायसराय हॉर्डिंग फर्स्ट ने। आया? लेकिन भारत का पहला आईआईटी कायदे से कौन सा है? खड़गपुर, 1951, स्वतंत्र होने के बाद। लेकिन ये आईआईटी कब बना? ये आईआईटी बना है 2001 में। मतलब इतना लेट कर दिए, देख रहे हो? इसको आईआईटी बनाने में इतना लेट कर दिया, जबकि भारत का पहला क्या है? ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। 2001 में बना है ये है आईआईटी खड़गपुर। ठीक। मेरे एक टीचर है यार, हम लोगों को कॉलेज में पढ़ाए हैं सी लैंग्वेज। क्या पढ़ा है? सी लैंग्वेज। तो उनका फेसबुक में आया कि आई एम गोइंग फॉर पीएचडी इन आईआईटी खड़गपुर। उनका ड्रीम था। तो ये है कोलकाता, ये है खड़गपुर। सीधा हम उड़ीसा एंटर करेंगे तो उड़ीसा में यहां पकड़ना है बालासोर, ये पकड़ना है केंद्रापारा, बालासोर केंद्रापारा। यहां से ब्राह्मणी नदी निकलेगी और केंद्रापारा में जाकर बंगाली खाड़ी में विसर्जित रहेगी, बे ऑफ बंगाल में। केंद्रापारा क्या है? केंद्रापारा। केंद्रापारा के बाद व्हीलर मत ही लो यार, वो तो आइलैंड है, छोड़ो। यहां पर एक आइलैंड है उड़ीसा में। आइलैंड का मतलब चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से। ये रोड में नहीं है, मैं रोड में लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बोलूंगा ये साला आइलैंड को रोड में ले रहा है यार। आइलैंड का मतलब चारों तरफ से किससे घिरा होना चाहिए? पानी से, इसलिए यहां ले रहा हूं। बालासोर, बी फॉर बालासोर। इसको मैं रफ करूंगा, थोड़ा मिटाओ तो मतलब फोटो खींचो तो रफ करूंगा। हो गया? केंद्रापारा। और लिखूंगा ना, अभी लिखूंगा। देखो, ये आपका है खड़गपुर, ये है बालासोर। कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता के बाद है खड़गपुर, खड़गपुर, खड़गपुर के बाद सीधा उड़ीसा में एंटर करना है बालासोर, बालासोर। ये आपका है बालासोर। बालासोर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना था। क्या था? कारखाना। देखो, ये यूरोपियन कंट्री का आने का मुख्य उद्देश्य भारत में क्या करना है? व्यापार करना। तो कारखाना इन लोग यही बनाए थे, काफी जगह बना था, उसमें से एक बालासोर है, एक हुगली है। इसके बाद सीधा पकड़ना है के फॉर केंद्रापारा, केंद्रापारा। और केंद्रापारा के पास में यहां पर पकड़ना है एक द्वीप, पकड़ लो, आइलैंड। वो रोड में नहीं है, रोड में है क्या? नहीं, पानी में, पानी के चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये है व्हीलर आइलैंड। क्या है ये? व्हीलर आइलैंड।
आइलैंड को हिंदी में बोलते हैं द्वीप, व्हीलर द्वीप, जिसका अभी नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड। तो इसको ना व्हीलर को जोड़ के रखो, इसका ऐसा नाम हम रख देते हैं एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप। आया? ये रोड में नहीं है, रोड मैं इसलिए ले लिया ताकि आपको याद रहे। इसके आगे बढ़ोगे तो यहां पर है कटक। क्या है? कटक। कटक में 1897 में जन्म हुआ है सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आया? यह है कटक। कटक के जस्ट बाद लेना है पाराद्वीप। ये भी पाराद्वीप ना, द्वीप पाराद्वीप नहीं है, पारादीप है, दीप, पारादीप। ये है पी फॉर पारादीप, पी फॉर पारादीप, पारादीप। आया? पारादीप। आगे बढ़ोगे तो ये है भुवनेश्वर, कोणार्क पुरी, भुवनेश्वर कोणार्क पुरी। बी फॉर भुवनेश्वर, यहां का कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। कोणार्क, 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 कोण धन अर्क, पुरी। और पुरी में यही पकड़ना है चिल्का लेक। ये पूरा लेक है ना, लेक तो लेक तो पूरा समुद्र में है। चिल्का लेक में समुद्र का ही पानी भरा हुआ है। ऐसा कोई भी लेक जिसमें समुद्र, जैसे गड्ढा था और समुद्र का ऐसे लहरें आके पानी भर दिया। चिल्का लेक गए हो? तो जैसे चिल्का लेक से ना समुद्र की तरफ जाओगे ना, चिल्का लेक में आए और समुद्र की तरफ जाओगे ना तो बहुत बड़ा लैंड स्पेस है। मतलब कभी ना कभी सुनामी टाइप का जैसे पानी आया और ये गड्ढे को भर दिया। तो समुद्र का पानी एकदम साफ है और चिल्का लेक का पानी मिटमैला हो चुका है, धूमिल हो गया है, कि वो पानी साफ नहीं हो रहा है ना, और समुद्र का पानी निरंतर साफ होता है। तो ऐसा कोई भी लेक, ऐसा कोई भी झील जिसमें समुद्र का पानी भरता है उसे लैगून झील बोलते हैं। कौन सा झील? लैगून झील। कई बार एग्जाम में पूछेगा कि चिल्का लेक कहां है, तो उड़ीसा मार देना। चिल्का लेक किस प्रकार का झील है, तो लैगून झील मारना। क्या मारना? लैगून झील। हाँ, आप दिमाग में लगा लो, भारतवर्ष में कहीं भी यहां तट में अगर कोई झील है, लैगून झील है। तट में अगर कोई भी झील है वो क्या है? लैगून झील। आया? तो यहां पर है चिल्का लेक। रोड में नहीं लेना है। अब बोलो, जैसे मान लो तुम लोग मेरी बहुत सारी बातों को एकदम परम सत्य मान लोगे, अरे सर पढ़ाए भाई वो रोड से नीचे नहीं उतरना है। अब देखिए सर, रोड से कम 25 किलोमीटर नीचे उतर के कहां जा रहे हो? चिल्का लेक। बोलोगे सर तो बेवकूफ बनाए। अरे सर इसलिए रखे रोड में ताकि तुमको याद रहे। कैसे यार? पूरी के बाद सीधा लेना है चिल्का लेक, चिल्का झील। देखो केंद्रापारा, यहां से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होगा, झारखंड से, छोटा नागपुर के पठार से, और केंद्रापारा में जाकर ब्राह्मणी नदी क्या होगी? विसर्जित हो जाएगी। ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कितना है? 480 किलोमीटर। इसके बाद पकड़ते हैं क्या? के फॉर कटक। के फॉर क्या है? कटक। कटक में जन्म हुआ है सुभाष चंद्र बोस का। हाँ, यहां पर ना यह है पारादीप। एक्चुअल में पारादीप ना यहां पड़ेगा, इस तरफ। जैसे ये कटक है ना, ये है पारादीप, ये है कटक, ये है पारादीप। तो महानदी छत्तीसगढ़ से आती है, महानदी जो कटक होते हैं पारादीप के पास आकर समुद्र बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। यह है छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी तहसील से, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत, जिसका प्राचीन नाम है सुक्तमणि पर्वत, सुक्तमती पर्वत, धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है। कौन सी नदी? महानदी का उद्गम हुआ है। और ये पूरे छत्तीसगढ़ से बहते हुए, पूरे उड़ीसा से बहते हुए, उड़ीसा के कटक से होते हुए पारादीप के पास आके मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। आया? जिसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। इसी के साथ ये भारत की सबसे लंबी नदी। हालांकि देखा जाए
तो महानदी की एक ही शाखा नहीं गिरती है बंगाली खाड़ी में, उसका डेल्टा बन जाता है। क्या बन जाता है? डेल्टा। आप वहां जाओगे ना उड़ीसा, तो महानदी की कई सारी शाखाएं दिखेंगी और वो शाखाओं को देख के पगला जाओगे, अरे इसकी शाखा इतनी चौड़ी है, तो जो उसकी मुख्य धारा है वो कितनी चौड़ी होगी, मानते हो? पारादीप हो गया खत्म। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। कोई चर्म रोग है मैडम? पैदा करो तब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। डैंड्रफ है तो देखो, अब मेरा सुपुत्र जन्म हुआ उसका, और जन्म होने के बाद 1-2 महीने के बाद ना स्किन में कुछ कुछ जैसे रैसेस नहीं हो जाते हैं, तो रैसेस हो गए। तो मेरे ससुर जी कहे कि लिंगराज जो मंदिर है ना, वहां के शिवलिंग में जो जल ढालते हैं, दूध ढालते हैं, फिर वो बाहर निकलता है तो उसको वहां से लेना है, बाहर निकलता है वहां से लेना है, या शिवलिंग के पास ही आप पानी को तो ऐसे उठा सकते हो ना भाई, वो बहुत टाइम रहता है, मतलब इतना भी भीड़ नहीं रहता कि आप नहीं उठा पाओगे। ऐसे उठाए और बॉडी में लगा लिए। तो हालांकि मैं उतना उस समय ध्यान नहीं दे रहा था। अब वो वहां गए और वाकई में पानी निकाले और ऐसे पूरा रगड़ दिए। जो ऐसे 4 महीने से समझ लो, मेरे बच्चे की आयु अवस्था थी करेक्ट 1 साल, और हम लोग गए थे लॉकडाउन के पहले। 4 जनवरी 2019 में उसका जन्म हुआ, 4 जनवरी 2020 में 1 साल का हुआ, और लॉकडाउन कब लगा था? अप्रैल में, 22 अप्रैल को लगा था वो जनता कर्फ्यू, वो क्या बोल रहे थे उसका नाम, 22 अप्रैल को वो लगा, 22 मार्च को लगा था ना, 22 मार्च को लगा था अपना ये लॉकडाउन, नहीं नाम रखे थे उसका कुछ, चलो जनता कर्फ्यू था। उसके 25 मार्च को लग गया लॉकडाउन, तो उसके 1 हफ्ता पहले हम लोग यहाँ लौटे हैं और वो लगाए हैं, ठीक हो गया यार। मतलब भगवान की माया है ही है। मतलब वो जो शिलाखंड है, शिवलिंग है, वो ऐसे पत्थर का बना है। शीला एक बीमारी होती है, शीला होता है, जो धान होता है ना, हाँ, होता है शरीर में, जब धान कटता है तो वो शीला अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा, तो भगवान का शिवलिंग ऐसा है कि मान लो वो ऐसे पत्थर का है कि पानी टकरा रहा है और पानी इतना पवित्र हो जा रहा है कि उससे चर्म रोग भी ठीक हो जा रहा है। तो वो देखने को मिला। तो हर हर महादेव, सबकी नैया वही पार लगाएंगे। देवों के देव है महादेव, देवों के देव महादेव। आज भी वो इस धरती में ना तो उनका जन्म हुआ है, ना तो उनकी मृत्यु है, अनंत काल तक चलेंगे, आदि काल से लेकर अनंत काल तक। देखो, तो ये लिंगराज मंदिर, देखो लिंगराज का मैं कहानी बता दिया, तो लिंगराज नाम याद हो गया ना, हुआ ना। तो भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर, और पूरे कैंपस में 101 मंदिर है, जिसमें से मुख्य मंदिर है लिंगराज मंदिर, और 101 शिवलिंग है। कितना? 101। सुना मेरी बात? तो लिंगराज मंदिर के संस्थापक है गंग वंश के शासक जजाति केसरी। जजाति केसरी शासक का नाम याद रखना है। सब कहानी बैठ के सुन रहे हो, यहां थप थप मार रहे हो, डाल रहे हो, पता जरा कहानी से याद नहीं है, यह समझ। पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कि मेरी बातों को अगर बैठाना है, जजाति कौन सी केसरी? जुआ केसरी। अच्छा, बैठ के तुम लोग जुआ केसरी खा रहे हो, है कि यार? जजाति केसरी, गंग वंश के शासक जजाति केसरी के द्वारा भुवनेश्वर में बनाया है लिंगराज मंदिर। देवों के देव महादेव की मंदिर है, आया समझ? हाँ, आगे बढ़ोगे कोणार्क। कोणार्क में है सन टेम्पल। क्या है? गए हो? वेरी नाइस, गए हो? सब गए हैं? नहीं गए? गया कैसे नहीं रे? पीएससी कैसे लगेगा जब तक तू भगवान का दर्शन, एक इसको मारने का ही मन नहीं करता, एकदम सीधा सीधा इसका ना हड्डी गड़ता है। देखना, तू आज खाना वाना खा के आया कि नहीं? कोणार्क में है कोणार्क का सन टेम्पल, द सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क। कोण धन अर्क, अर्क का मतलब सूर्य और कोण का मतलब किनारा, एंगल। यहां पर ना ये रथ शैली में बनाया गया है, पंचरथ नागर शैली में ये बनाया गया है सन टेम्पल। और इसका वास्तुशिल्प ऐसा है कि जितने भी उसमें चक्र बनाए गए हैं, अशोक स्तंभ को दिमाग में रखते हुए बनाए गए। किसके?
अशोक चक्र को दिमाग में रखते हुए कि चक्र को ऐसा रखा गया है कि सूर्य की किरण जब उसमें पड़ती है तो वो टाइम आप बता दोगे कि 12:05 हो रहा है। अरे सच है, सच, जाके देखो, ऐसा समझ। थोड़ा गाइड रख लेना, गाइड इसलिए रखने बोल रहा हूं क्योंकि वो तुमको ना करके दिखाएगा। जब हम गए थे तब बदली तो सकता वहाँ ऐसे ही रहता है ना मौसम। हाँ हाँ वॉचमैन थे ना, वही लोग पूरा बता। हाँ, वॉचमैन ही बता दे, वो तो इतना सुन लोगे। अरे आज तुम लोग सुन लो, कल से तुम्हारा धंधा चालू, कल से तुम दूसरे दिन चलाना चालू कर देना। वो ले रहा है 50 रुपया, तुम 10 रुपया लेना, कितना? 10 रुपया, हाँ, जो लगा दे देना। तो कोणार्क में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा क्या होता था? पुर्तगालियों का हुगली में, पुर्तगालियों का इधर पूरा क्या था? कब्जा था, कारखाने थे, कोलकाता खासकर, ये लोग यहां से व्यापार करते थे। उसके बाद इनका पानी जहाज, शिप, ऐसे होते हुए पुर्तगाल जाता था। कहां जाता था? पुर्तगाल जाता था। अब जो शिप है उसमें लोग सामान को भरे हैं और निकल कैसे जा रहे हैं, तो जो कंपास है ना, कंपास, वो काम करना ही बंद कर देता था। भाई कंपास, समुद्र में चारों तरफ तुमको पानी दिख रहा है, जमीन का एक छोर नहीं दिख रहा है, तो वहां पर दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और कंपास काम ही नहीं कर रहा है यार, है? तो बहुत दिन तक ये लोग रिसर्च करते रहे कि ऐसा क्या होता है कि हम लोग इस एरिया में जैसे ही पहुंचते हैं कंपास काम करना बंद कर देता है। तब पता चला कि ये जो सन टेम्पल है, सन टेम्पल के ऊपर में एक बहुत बड़ा गुंबद में एक बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? चुंबक, मैग्नेट। तो बाद में पुर्तगाली लोगों चुंबक को हटा दिए। आज वो ऊपर गुंबद नहीं है, देखना ना, ऊपर गुंबद नहीं है ना, नहीं है वो, तो उसको हटा दिए। इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया है सन टेम्पल का एक नया नाम, क्या? ब्लैक पैगोडा, इसी चुंबकीय शक्ति के कारण। कोणार्क हो गया। पुरी में है जगन्नाथपुरी मंदिर, 4 धामों में से एक धाम, 4 धामों में से एक धाम। यहां पर भगवान है जगन्नाथ, इनकी बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र या बलराम। तो तीनों भाई बहनों के यहां पर प्रतिमा है, लकड़ी की प्रतिमा। कैसी? लकड़ी की प्रतिमा, जो अधूरा बना हुआ है, और हर 12 साल में लकड़ी की प्रतिमा को चेंज किया जाता है, ऐसा समझ। तो पुरी में है पुरी जगन्नाथ मंदिर, पुरी में पुरी जगन्नाथ मंदिर गए हो? झंडा डेली फहराया जाता है और चढ़ते हुए देखे हो? देख के ही आदमी गच्चा खा जाए। आप ये सोचो, फोटो में जब तक जगन्नाथ मंदिर देख रहे हो, हाँ मंदिर है, ठीक है, आप आसपास उतना ही बड़ा मंदिर देख रहे हो। और ये अब मैं हाइट ही देखना भूल गया था, मैं जब भी उसको पढ़ाया या पढ़ा तो उसको हाइट ही देखना भूल गया था। अब मैं हाइट देखे बिना, हाइट को इमेजिन किए बिना वहां पहुंचा, मैं एकदम गच्चा खा गया यार, क्या महिमा है यार, इतना ऊंचा मंदिर बनाया है उस जमाने में, इतने विशाल शिला खंड को रखना, समझ रहे हो? मतलब सोच के देखो, है कि नहीं? मतलब ये अजूबे ही है। हम तो 7 अजूबे, इतने अजूबे हमारे पास है, कुछ पूछो मत। तो ये पुरी में पुरी जगन्नाथ मंदिर, और उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग झंडा चढ़ाते हैं, वही कर सकते हैं, हमारे बस की बात? वो तो हाइट से देख के मर जाओगे। स्पीड से चढ़ते, उल्टा चढ़ते, उल्टा ऐसे करके उल्टा चढ़ते हुए देखिए उसको, देखियो यहाँ का झंडा चढ़ाते हुए, पुरी का, हाँ। तो पुरी में याद रखो, पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो कि 4 धामों में से एक धाम है, भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा तथा बलभद्र को समर्पित है यह मंदिर। लकड़ी का बना हुआ प्रतिमा है। खास बात कि इस मंदिर के संस्थापक है गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड गंग। कौन? अनंत वर्मन चोड गंग, अनंत वर्मन चोड गंग इसके संस्थापक है। चिल्का लेक, फिर घूम घाम लिए, अब प्रकृति की सैर कर लो। इतना धार्मिक प्लेस में घूम गए हो तो, है कि नहीं? उसके बाद थोड़ा सा चिल मारना है। कैसे चिल मारने के लिए कहां जाओगे? चिल्का लेक। तो यह है चिल्का लेक। चिल्का लेक का पानी कैसा होगा? खारा, समुद्र का पानी है ना। डॉल्फिन मिलता है, क्या मिलता है? डॉल्फिन। हाँ, कोई भी लेक जैसे गड्ढा है,
पानी आज ना कल भरेगा ही, है ना, तो वो ऐसी बना है। ये आपका पकड़ना है विशाखापट्टनम। क्या है ये? विशाखापट्टनम। ये है काकीनाडा। विशाखापट्टनम काकीनाडा, विशाखापट्टनम काकीनाडा। मैं सोच रहा हूं क्या लूं क्या छोड़ूं। विशाखापट्टनम काकीनाडा, विजयवाड़ा तो लेना ही है। काकीनाडा, विशाखापट्टनम काकीनाडा, ये ले लो यनम। क्या ले लो? हालांकि यनम यहां है, यनम यहां है, मैं रोड में ले रहा हूं, रोड में है ही नहीं, ठीक। ये ले लो यनम, इसका तो पूरा नाम लिख सकते हैं, बहुत स्पेस है। ये आपका है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ये आपका है काकीनाडा, काकीनाडा, विशाखापट्टनम टाइम देखो तो, हम लोग 1 बजे है, लेकिन तुम लोग ना डेली इतना लेट आते हो ना, तो हम 1:30 बजे चालू करना पड़ता है। 1 बजे आओ, 1 बजे। कितने बजे? हाँ, अभी कितना बज रहा है? 3:16, 3:15 हो गया, तो 2 घंटा हो गया यार हमको आते हुए। जब तक पसीना ना बहे, थकान ना हो, तब तक क्लास नहीं छोड़ा जाएगा। अभी ऐसा हुआ ही नहीं है, कैसे यार? पंखा बंद करना पड़ेगा। विशाखापट्टनम काकीनाडा, काकीनाडा में है कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन 1923। कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन 1923। पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबूलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में धमतरी के कंडेल गांव से कांग्रेसियों की एक पद रैली निकली। ऐसे उनका उद्देश्य था बस्तर के जो जनजाति के लोग हैं उनको भी कांग्रेस के इस विचारधारा से जोड़ते हुए काकीनाडा अधिवेशन को अटेंड करवाया जाए, ताकि जनजाति लोग भी, जनजातियों में भी एकता तथा राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास हो सके। आया? हाँ, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में ऐसे निकला था रैली। आया? और कहां पहुंचे लोग? काकीनाडा। ये पकड़ना है यनम। क्या है? यनम। और ये आपका पकड़ना है मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। क्या है ये? मछलीपट्टनम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां खोला था? मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां खोला था? मछलीपट्टनम। आप तो नहीं खाते हो, ब्राह्मण हो। पंडित तो नाम कैसे रखा है तू? घर वाले रख दिए हैं। घर में कि बाहर में कि दोनों जगह? बाहर। विशाखापट्टनम, काकीनाडा, यनम, मछलीपट्टनम। क्या है? मछलीपट्टनम। तो याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहां खुला था? और दूसरा कारखाना कहां खुला था? सूरत। दूसरा सूरत। देखो, मछलीपट्टनम के बाद यह पकड़ना है विजयवाड़ा। क्या पकड़ना है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा को ऐसे जोड़ेंगे, देखो ये देखो, कल पढ़ाऊंगा नेशनल हाईवे 30, ये चालू होगा यहां पर उत्तराखंड में, जहां पर एक जगह सितारगंज। क्या है? सितारगंज, पीलीभीत, लखनऊ, प्रयागराज। क्या? प्रयागराज, रीवा, कटनी, जबलपुर, मंडला। और फिर यहां छत्तीसगढ़ का पूरा पकड़ना है ना, चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी, बोडला, चिल्फी घाटी, बोडला, पौड़ी, भोरमदेव, कवर्धा, सीधा पकड़ लो बेमेतरा। क्या पकड़ना है? बेमेतरा। बेमेतरा का सिमगा, सिमगा से नीचे उतरना है, बीरगांव, धरसीवा, बीरगांव, रायपुर, अभनपुर। नीचे उतरोगे तो आएगा कुरूद, कंडेल, धमतरी, उसके ऊपर भखारा ले लो। पर क्या ले लो? भखारा। इधर दे जाओगे रुद्री गांव, गंगरेल गांव, गंगरेल डैम है, गंगरेल डैम है ना,
इसके बाद सीधा पकड़ना है ये पुरूर चौक। क्या पकड़ना है? पुरूर चौक, गुरूर तहसील में पड़ता है, बालोद जिले के गुरूर तहसील में पुरूर चौक। नीचे उतरोगे कांकेर जिला, चारामा कांकेर, चारामा कांकेर, तेलिन घाटी या केशकाल घाटी, तेलिन घाटी या केशकाल घाटी। उसके नीचे आओगे तो गढ़धनौरा, फरस गांव, जहां पर लिंगेश्वरी महादेव मंदिर, भगवान शिव का शिवलिंग मिला आलोर ग्राम के आलोर गुफा से, फरस गांव के, लेकिन उसको माता के रूप में सजाया गया, पार्वती माता के रूप में सजाया गया, इसलिए उसका नाम क्या रखे है? लिंगेश्वरी माता मंदिर या लिंगेश्वरी महादेव मंदिर। आया? उसके नीचे जाओगे तो कोंडा गांव, क्या आएगा? उसके नीचे जाओगे तो आसना, बस्तर, तारापुर, बस्तर, आसना, तारापुर, बस्तर, आसना। तारापुर में हुआ है तारापुर विद्रोह, तारापुर में तारापुर विद्रोह। उसके बाद सीधा पकड़ना है जगदलपुर, जगदलपुर से नीचे उतरोगे तोकापाल, जहां हीरा मिलता है। क्या मिलता है? हीरा, तोकापाल। उसके बाद पकड़ना है आपको ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। उसके बाद छिंदगढ़, सुकमा, एर्राबोर, कोंटा, छत्तीसगढ़ खताम। यहां पर आएगा आंध्र प्रदेश में कूनावरम, आंध्र प्रदेश में कूनावरम। यहां पर आएगा तेलंगाना में एक सिटी जाएंगे, यहां पर कोठापुरम, कोठापुरम। और सीधा यहां आएंगे अरावती, अमरावती। क्या है? अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। और उसके बाद विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा इसलिए रखे हैं, वो ऊपर से एक रोड आएगा। विजयवाड़ा के बाद सीधा चलना है, ये पकड़ना है एन्नोर। क्या है? एन्नोर, नेल्लोर, नेल्लोर, ये आपका नेल्लोर। क्या है? नेल्लोर, नेल्लोर। नेल्लोर के बाद ये पकड़ना है आपको, सीधा पकड़ लो, यहां पर एक लेक है, लेक देखो, ये देखो यहां पर है एक लेक, ऐसे बनता है। ये लेक का ना 20% भाग कहां पर है? तमिलनाडु में, और 80% भाग कहां है? तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि पुलिकट लेक, पुलिकट झील कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु मारना है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु नहीं है तो फिर आंध्र प्रदेश मारना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कहां है? हाँ, ये है पुलिकट लेक, पुलिकट झील, पुलिकट झील। और पुलिकट झील के पास यहां पर एक द्वीप है, द्वीप, आइलैंड है, श्रीहरिकोटा। क्या है? श्रीहरिकोटा। यहां से रॉकेट का लॉन्चिंग होता है, लॉन्चिंग पैड है। यह है श्रीहरिकोटा, एक आइलैंड है, तो इस आइलैंड का नाम ही क्या है? श्रीहरिकोटा आइलैंड। तो यह है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप आइलैंड, पुलिकट लेक के ही बाजू में है। तो ये पानी जो भरा हुआ है पुलिकट लेक है, और ये आइलैंड है कि नहीं? समुद्र का ही पानी सीधा आया है। हालांकि यहाँ का पानी रिफ्रेश होता रहता है, क्यों? क्योंकि पूरा वो समुद्र से ही जुड़ा हुआ है, समझ में आया? लेकिन जो पानी कटोरे में भर चुका है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, रिफ्रेश हो पाएगा लेकिन उतना भी नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? लेक तभी बनता है ना जब वहां पर गड्ढा हो इस एरिया में, तो पानी जो भर गया है थोड़ा बहुत जा रहा है, ऊपर ऊपर का रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन रिफ्रेश तो हो रहा है ना एक कायदे से। तो यह है पुलिकट लेक और यह है श्रीहरिकोटा। देखो इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु। यहां पर सैटेलाइट बनाया जाता है, एस्टैब्लिश इन 1972। इसरो यहां पर क्या बनाया जाता है? सैटेलाइट, उपग्रह। जिस उपग्रह को हमको अंतरिक्ष में छोड़ के आना है, उस उपग्रह को बनाया कहां जाता है? बेंगलुरु के इसरो में। लेकिन लॉन्च यहां करेंगे। अच्छा, लॉन्च कौन करेगा? रॉकेट। रॉकेट कहां बनता है? रॉकेट बनता है यहां पर थुम्बा में। कहां बनता है? थुम्बा। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। उसी के अंतर्गत एक सिटी है, क्या? थुम्बा। तो थुम्बा बोलो या तिरुवनंतपुरम। अब एग्जाम में पूछेगा कि भाई रॉकेट कहां बनता है, तो आंसर थुम्बा भी है और तिरुवनंतपुरम भी है। और इस सेंटर का नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नहीं आया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज सिचुएटेड इन थुम्बा, तिरुवनंतपुरम। अगर पूछ दिया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है, तो आंसर इज थुम्बा एंड तिरुवनंतपुरम। लेकिन दोनों दिया है तो क्या मारना? नहीं आया? जैसे हम पूछूंगा कि भाई हाँ एग्जैक्ट लोकेशन, तो थुम्बा है ना। जैसे मैं पूछूंगा महादेव घाट मंदिर कहां है, तो आंसर रायपुरा है कि रायपुर? दोनों है, लेकिन करेक्ट आंसर इज रायपुरा। वही बात है।
तो थुम्बा में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इस्टेब्लिश्ड इन 1971, सिचुएटेड इन थुम्बा 71, थुम्बा और तिरुवनंतपुरम। और यहां क्या बनाया जाता है? रॉकेट। और उपग्रह कहां बनता है? सैटेलाइट, इसरो। रॉकेट को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपण यान। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण यान। और उसका लॉन्चिंग कहां से होता है? श्रीहरिकोटा। अब इस स्पेस सेंटर का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा तो जगह है, इस स्पेस सेंटर का नाम क्या है? इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष, अरे इंग्लिश में बोल देता हूं, सतीश धवन स्पेस सेंटर, केंद्र, हिंदी में केंद्र। तो यह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। 1971 विक्रम साराभाई 1971 और इसरो 1972। ये थोड़ा बहुत बैठाना पड़ेगा, अभी पूछा एग्जाम में, आया समझ? ये चेन्नई तक आ गए? कोई बंदा खड़गपुर से लेकर चेन्नई तक बोलो। याद तो करना पड़ेगा मैडम, तलवार की धार पे बोलो मैडम। एक रिवीजन मार लो, बोलता हूं एक बार सुनो। नेशनल हाईवे 16 कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता, खड़गपुर, बालासोर, केंद्रापारा और सीधा ले लो कटक, भुवनेश्वर, अरे पारादीप भी ले लो। फिर उसके बाद ये व्हीलर आइलैंड भी ले सकते हो। फिर उसके बाद कटक, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, चिल्का लेक, खत्म। उसके बाद सीधा पकड़ना है विशाखापट्टनम, काकीनाडा, यनम, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, नेल्लोर, पुलिकट लेक, चेन्नई। बैठ गया? बैठा? पुलिकट लेक के पास कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा। अभी तो बताया तो तू इससे आश्चर्यचकित कैसे हो रहा है? चेन्नई। बेटा चलिए बोलिए। हाँ, गरिमा ध्रुव, एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड, पारादीप, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, चिल्का, विशाखापट्टनम, यनम, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बताओ, ये तो लिखा हुआ है विजयवाड़ा, नेल्लोर, पुलिकट लेक, चेन्नई, खत्म। चलो बाकी कल देखते हैं, है ना? अगला लेक्चर पढ़ लो तुम लोग मैथमेटिक्स। इसको बंद कर दो।